अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग जिसकी हम बात कर रहे थे, तो हम सी लैंग्वेज की बात करना स्टार्ट किया था मैंने, और हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की। ठीक है, डेटा टाइप बेसिकली है क्या। अब डेटा टाइप से पहले थोड़ा एक चीज़ और भी समझ लेते हैं। तो कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो कुछ चीज़ों से मिलके बनी होती है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं टोकन्स। क्या कहते हैं? टोकन्स। टोकन्स का मतलब क्या होता है? अब टोकन का मतलब क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। टोकन का मतलब ये होता है कि आप अपनी लैंग्वेज में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसकी मीनिंग क्या है, और उसकी मीनिंग कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा या आपके कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर। तो सपोज़ मैंने एक प्रोग्राम लिखा #include studio.h #include conio.h void main, और हमने 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम लिखा। हमने लिखा int a equals to this, b equals to this और c equals to a plus b। तो हमारा कंपाइलर जो है या हमारा कंप्यूटर जो है वो ये कैसे समझेगा कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो एक्चुअली प्रोग्राम क्या है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, तो वो हमारा कंपाइलर इस तरीके से समझेगा कि हम अपने पूरे प्रोग्राम को के जो पार्ट होते हैं उनको हम टोकन्स के फॉर्म में कंपाइलर को पहले से ही बता देते हैं। ठीक है, मतलब कंपाइलर के पास इस चीज़ की नॉलेज पहले से होती है कि आपने इंट क्यों लिखा है, वॉइड क्यों लिखा है, मेन क्यों लिखा है, करली ब्रेसेस ओपन क्यों किया है, क्लोज क्यों किया है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इन सब को मिला करके कहा जाता है टोकन्स, और हर लैंग्वेज के अंदर टोकन्स होते हैं। ठीक है, अब टोकन्स का मतलब क्या होता है? टोकन्स का मतलब होता है, हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, कुकीज़। कुकीज़ एक अलग पार्ट है, वो भी आगे आएगा, मैं बता देता हूँ कुकीज़ होता क्या है। कुकीज़ बेसिकली यूज़ किया जाता है वेब की प्रोग्रामिंग में, वेबसाइट में। ठीक है, तो कुकीज़ का मतलब ये होता है कि जो डेटा आपके कंप्यूटर में आकर के सेव हो जाता है। सपोज़ आपने फेसबुक पे एक बार लॉगिन किया, ठीक है, तो अब एक बार जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं पहली बार, तो आपका कंप्यूटर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर से लॉग आउट नहीं किया है तो अगली बार वो आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मांगता है। ठीक, लॉगिन करते समय तो वो क्यों नहीं मांगता है? क्योंकि जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड है वो कुकीज़ के फॉर्म में आपके ब्राउज़र में सेव हो जाता है। ठीक है, तो कुकीज़ है क्या? एक ऐसा डेटा है जो आपके कहाँ पे सेव हो जाता है? आकर के आपके ब्राउज़र में सेव हो जाता है, जिसको कंप्यूटर की आपको रिक्वायरमेंट है, और वो आपके ब्राउज़र में आकर के सेव हो जाता है। ठीक है, समझा है? तो कुकीज़ कहाँ होती हैं? ब्राउज़र में होती हैं। जिन जिन वेबसाइट्स को आप विज़िट करते हैं, तो हर बार जिस वेबसाइट पे आप विज़िट करते हैं तो सर्वर अपना डेटा जो है ला करके आपके कंप्यूटर पे सेव कर देता है। क्यों सेव करता है? ताकि अगली बार जब आप आएँ तो आपको पहचाना जा सके। क्लियर? सपोज़ आप मेरे पास पहली बार अपने क्लास में आए मेरे, तो आपने अपना नाम बताया। सपोज़ आप पहली बार मेरी क्लास में आए तो आपने अपना नाम बताया अभिजीत। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि अभिजीत देखो आज मेरी क्लास में तुम आए हो, मैं तुम्हें एक कोड देता हूँ, तुम्हारा कोड है 101। अगली बार से जब तुम मेरी क्लास में आओगे और 101 बताओगे तो मैं बिना कुछ पूछे तुम्हें अपने क्लास के अंदर एंट्री दे दूँगा, और अगर तुम कोड नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें एंट्री नहीं दूँगा। तो जो मैं कोड तुमको दे रहा हूँ एंट्री के लिए, वही कोड क्या है? कुकीज़ है। ठीक है, तो हर सर्वर आपकी मशीन को वो कोड देता है। अगर वो कोड आप बता देंगे तो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि कुकीज़ एक अलग पार्ट है। जब आप वेब की प्रोग्रामिंग में आएंगे तब आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि कुकीज़ होता क्या है। ठीक है, अभी आपका कुकीज़ का ना कोई यूज़ है, ना ही आप अभी यहाँ पर उसको समझ पाएंगे। कुकीज़ क्या है मैं आगे चल के ब्राउज़र जब ओपन करूँगा तो मैं दिखा दूँगा सेटिंग्स में कहाँ पे जाकर के वो होता है। हिस्ट्री में एक जगह होता है जहाँ पे कुकीज़ जाकर के सेव हो रही होती हैं। ठीक है, क्लियर? अभी हम बात कर रहे थे टोकन्स की। तो टोकन्स होते क्या है? टोकन्स कई चीज़ों से मिल के बनते हैं। तो आप जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो वॉइड मेन जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है? कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आर दोज वर्ड्स
meaning is already there in लाइब्रेरी, इन लाइब्रेरी, ठीक है, जिसकी मीनिंग लाइब्रेरी में ऑलरेडी होती है, कंपाइलर वहाँ से पढ़ के आता है लाइब्रेरी से। जैसे कि मैंने लिखा इंट, तो जैसे मैं इंट लिखूँगा तो कंपाइलर को प्रोग्राम में ये पता होगा कि इंट का मतलब इंटीजर होता है, तो वो कहाँ से पढ़ के आ रहा है, लाइब्रेरी से पढ़ के आ रहा है। मैंने मेन लिखा तो कंपाइलर को ये पता है कि यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है, क्लियर, समझ में? तो मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ, मैंने प्रिंटफ लिखा तो कंपाइलर को पता है कि ये प्रिंट करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, कीवर्ड्स। नहीं, कीवर्ड्स वो होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। ये क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ये बने बनाए होते हैं, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं हर प्रोग्रामिंग में। जब आप उनको यूज़ करोगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, जब आप यूज़ करोगे, बिल्कुल इन्हीं को यूज़ करोगे तभी आप बना पाओगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, सी में एक कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेटर में आप एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे, ठीक है, क्लियर। अब दिख रहा है, ये हो गया, इनको कहते हैं कीवर्ड्स। इसी तरीके से होते हैं लिटरल्स, ठीक है, एक चीज़ होती है लिटरल्स, क्या होती है, हाँ लिटरल्स, ठीक है। अब लिटरल्स होते क्या हैं, these are the constant values allotted to variable, ठीक है, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो किसी वेरिएबल को असाइन की जाती हैं। मतलब जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने लिखा इंट i = 9, ठीक है। अब इसी के आगे अगर मैं कॉन्स्ट लगा दूं, कॉन्स्ट, ये कीवर्ड है, कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू आप चेंज ना कर पाए, समझ आ रहा है, हाँ, हमेशा 9 आएगी, इसकी वैल्यू आप बदल नहीं पाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू बदल जाए तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड नहीं लिखेंगे इसके आगे। अभी हम प्रोग्राम पे आएंगे तो अभी हम देखेंगे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, ठीक है, क्लियर। जो आप करेंगे तो ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी। इसको एक बार सेव कर लेते हैं, ये फाइल में सेंड कर दूंगा तुम्हें। सी क्लास, ये सेकंड क्लास है सी की। तो अभी मैं बता रहा था आपको लिटरल्स। अब लिटरल्स कई तरीके के होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने इंटीजर लिटरल बताया है, तो लिटरल कई तरीके के हो सकते हैं। इंटीजर लिटरल हो सकता है, इसी तरीके से फ्लोट लिटरल हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से लिटरल हो सकता है जिसको कहते हैं कैरेक्टर लिटरल, ठीक है। और इसी तरीके से लिटरल हो सकता है स्ट्रिंग लिटरल, क्लियर। हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ तक होते कौन कौन से, मतलब मैं नहीं समझा।
हाँ मैं बता रहा हूँ अभी प्रोग्राम, अभी हम प्रोग्राम करके देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्रोग्राम पे चलते हैं तो समझ में आएगा हमें ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, कंपाइलर ओपन कर लेते हैं एक बार, टर्बो अपना। थोड़ा प्रैक्टिकल होता है तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, थ्योरी में क्या होता है कि चीज़ें हो रही हैं लेकिन उतनी समझ में आती नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने न्यू ओपन कर लिया फाइल, एक नई फाइल ओपन कर ली जिसमें कि हम जानने जा रहे हैं कि लिटरल्स वगैरह होते क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरीज लिखेंगे। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर लिखा जाएगा हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर हम लिखेंगे void, फिर हम लिखेंगे main, फिर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। और एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये कहती है कि सबसे पहले आप फाइल को सेव कर दें, तब इसके बाद प्रोग्राम आगे लिखें। तो हम फाइल में जाएंगे, पहले सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमने लिख दिया, इस प्रोग्राम का नाम दे दिया मानो सपोज lit.c। ठीक है, लिटरल के लिए प्रोग्राम है। ठीक है, अब जो हेडर फाइल होती है, ये लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, इनको सबसे ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, INCLUDE। तो फाइल में जाएंगे, सेव कर देंगे। सेव आपको कॉन्स्टेंटली करते रहना है। ठीक है, अब जो हेडर फाइल्स होती है लाइब्रेरी, वो सबसे पहले क्यों लिखी जाती है प्रोग्राम में, इसलिए लिखा जाता है ताकि हमारा कंपाइलर पहले लाइब्रेरी में से सब कुछ मीनिंग पढ़ के करके आए। ठीक है, ताकि जब हम प्रोग्राम में वॉइड लिखें, मेन लिखें, तो इसका मतलब उसको पता हो कंपाइलर को। ठीक है, अब यहाँ पे वॉइड क्यों लिखा जा रहा है, वॉइड लिखा जाता है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है जो कि कंपाइलर को ये बताता है कि हम इस फंक्शन से, मेन क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन की पहचान क्या है, ये वाले ब्रैकेट, जहाँ भी ये छोटे वाले ब्रैकेट लगे होते हैं, किसी के आगे लास्ट में अगर ये छोटे वाले ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट्स येलो वाले, ये तो इसका मतलब है कि वो एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन क्यों लिखा जाता है प्रोग्राम में, क्योंकि उसी के अंदर लॉजिक लिखा जाता है। ठीक है, कि वो प्रोग्राम क्या करने वाला है, उसका लॉजिक जो है कहाँ लिखा जाएगा, किसी फंक्शन में। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि मेन ही क्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो मेन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मेन क्या है, स्टार्ट पॉइंट है प्रोग्राम का। कोई भी आप सी का प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आप मेन जरूर लिखेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन क्यों लिखेंगे, मेन इज अ स्टार्ट पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। क्लियर, सी का प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा। बात समझ में आया, मतलब कंपाइलर यहीं से शुरुआत करेगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, वॉइड मेन के अंदर घुसेगा, फिर यहीं से स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो हम लिटरल्स लिख करके देखते हैं। तो अगर मुझे इंटीजर लिटरल बनाना है, मतलब मुझे नंबर्स डालने हैं 1 2 3 4, तो मुझे INT चाहिए। ठीक है, तो मैंने सपोज डाल दिया 34। ठीक, इसी तरीके से मैं दूसरा लिटरल बना लेता हूँ, फ्लोट F। फ्लोट नंबर जो होता है वो डेसिमल वाली वैल्यू होती है। ठीक है, समझ में आया, तो जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ है वो इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकती है। क्लियर, क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा ये कहता है कि आप जैसी वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग मुझे कंप्यूटर में स्पेस रिजर्व करना पड़ेगा, मेमोरी रिजर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब इंटीजर की साइज़ छोटी होती है और फ्लोट की साइज़ बड़ी होती है। क्लियर, इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेता है कंप्यूटर के अंदर और फ्लोट 4 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक है, इसीलिए फ्लोट वाली वैल्यू इंटीजर में नहीं आ सकती है। बात समझ में आया, अब ये समझो कि ऐसे समझो कि ये जो है 2 लीटर बकेट का पानी है, एक बाल्टी है तुम्हारे पास जिसमें 2 लीटर का बकेट पानी आ सकता है, और ये 4 लीटर पानी है। बात समझ में आया, तो 4 लीटर का पानी जो है 2 लीटर के बकेट में तो आ नहीं सकता, उसके लिए क्या चाहिए, 4 लीटर का बकेट चाहिए। ठीक, मतलब कि अगर डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर करनी है तुमको कंप्यूटर में कोई काम करने के लिए, तो आपको फ्लोट लेना पड़ेगा, वहाँ पर फ्लोट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको अभी
अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट्स स्टोर करने हैं तो कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा। तो कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है? कैर से, CHAR कैर से, और सिंगल कोट्स के अंदर उसको डाला जाता है। समझा है? जैसे ABCD, नहीं ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कंपाइलर कैसे समझता है? जब ये सिंगल कोट्स लगा होता है ना किसी के आगे, तो समझ जाता है कि ये कैरेक्टर है, ठीक है। हाँ हाँ, अलग अलग लेने, तुम्हें अलग अलग लेने हैं। ABCD अलग अलग लेना है या एक साथ लेना है सब? देखो अलग अलग लेना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे ही करते चले जाओगे। इसके नीचे फिर एक और लिखो कैर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसी के आगे ऐसे लिखते चले जाओगे, EF, समझ में? इसके अंदर डालते चले जाओ, ठीक है, समझ में? हाँ एक साथ लिखना हो तो फिर एरे का यूज़ करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जब एक साथ लिखना होगा आपको तो आप एरे बनाएंगे। एरे का मतलब ये है कि हम इसको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, मैं ऐसे करके फिर ऐसे करके, ये एरे है जो कि अभी आगे आएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप ऐसे दे सकते हो सिंगल कोट्स में, A हो गया, फिर कॉमा B हो गया। हाँ ये जो करली ब्रैकेट ये वाला करते हैं, ये इसको एरे कहा जाता है। ये डेटा टाइप है, लेकिन ये सेकेंडरी डेटा टाइप है, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये अभी हम इस कैटेगरी की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम इस कैटेगरी की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। क्लियर? क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की अभी हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की, उन डेटा टाइप्स की जिसमें एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू आ सकता है, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे लगाएंगे CLR SCR। अब यहाँ पे लिख दें प्रिंटफ। अब देखो इन वैल्यूज़ को हमको अपने स्क्रीन पे, देखो CLR SCR क्यों लगाते हैं प्रोग्राम में? ये क्या करता है, हमारे आउटपुट वाली स्क्रीन जो है उसको, इसको क्लीन करके रखता है। क्लियर, ठीक है। ये क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करके रखता है, ठीक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको नहीं लगाएंगे और देखेंगे कि नहीं लगाने से क्या होता है। इसको हटा देते हैं। मतलब हटाने का मतलब क्या करते हैं, अगर मैं ये डबल स्लैश लगा दूं, कीबोर्ड पे जो क्वेश्चन मार्क वाला की होता है, क्वेश्चन मार्क जिस पे बना होता है, उसके नीचे एक स्लैश बना होता है, बैक स्लैश, इसको 2 बार लगा दोगे तो ये लाइन कमेंट बन जाएगी। कमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसको कंपाइलर पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। बात समझा है? कंपाइलर इस लाइन को रीड नहीं करेगा, ये आपके प्रोग्राम में लिखा जरूर रहेगा लेकिन उसको पढ़ नहीं रहा है आपका कंपाइलर। बात समझा है? मतलब इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कुछ अपना आप लिखना चाहते हो तो आप अपनी कोई भी अपनी भाषा या कोई भी चीज़ जो भी आप लिखना चाहो प्रोग्राम में लिख सकते हो, ठीक। वैसे कमेंट का यूज़ किया जाता है प्रोग्राम में बताने के लिए कि हम यहाँ पे आगे क्या करने वाले हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इनको यूज़ कर प्रिंट करके देखते हैं। तो अब इंटीजर नंबर को प्रिंट करने के लिए कंपाइलर सी में क्या है, आइडेंटिफायर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इंटीजर को पहचाना जाता है %d से, %d से, फिर कॉमा लगा करके। तो प्रिंटफ के अंदर क्या लिखा जाता है, %d, और फिर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, i, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रिंटफ करेंगे, और फिर से अब क्या करेंगे, अब अगला वाला डेसिमल वाले नंबर को प्रिंट कराएंगे। तो फ्लोट को प्रिंट करने के लिए %f लगाया जाता है, ठीक है। फिर कॉमा करेंगे और वेरिएबल का नाम भी f ही है तो f लिख देंगे, ठीक है। फिर प्रिंटफ करेंगे।
हम सारा प्रिंट कमांड एक ही में भी चला सकते हैं, ठीक। तो अभी हम अलग अलग चला के देखते हैं, फिर हम एक में चला के देखेंगे। हम एक साथ भी चला सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। यहाँ % डालेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे C, कॉमा करेंगे और C दे देंगे, क्योंकि वेरिएबल का नाम भी C ही है। कुछ और होता तो कुछ और भी दे सकते थे, मानो वेरिएबल का नाम CH है तो यहाँ CH दे सकते हैं। जो वेरिएबल का नाम होगा वही दिया जाता है कॉमा लगा के, ठीक है, क्लियर। अब देखो इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या आएगी, दो प्रॉब्लम्स आएंगी। मतलब हमारा प्रोग्राम तो पूरी तरह सही है, लेकिन एक तो हमने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर नहीं किया है, और एक गेट ch कमांड अभी हम नहीं लगा रहे हैं। हम अभी इसका रोल बताएंगे क्या है, ठीक है। पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल पे जाते हैं। देखो हमारे पास शॉर्टकट भी है, अगर हम कीबोर्ड से Alt+F9 दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, दिख रहा है। कंपाइल का मतलब ये होता है कि हमारा कंपाइलर चेक करके बताता है कि कोई एरर है कि नहीं। तो दिख रहा है 0 दिख रहे हैं एरर्स। और वार्निंग का मतलब ये होता है, वार्निंग का मतलब जैसे रोड पे आप जब जाते हैं, कहीं रोड बन रहा हो तो आगे एक बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है कि इस रोड पे आगे ना जाएं, खतरा है, साइड से टर्न हो जाए, डाइवर्जन लगा होता है। तो वो क्या होता है, वार्निंग होती है। वार्निंग का मतलब ये होता है कि वो आपको ये बता रहा है कि भैया आगे खतरा है, आप चाहो तो जा सकते हो आगे, ठीक है। वार्निंग सिर्फ आपको क्या करता है, एक चेतावनी देता है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करोगे, क्लियर। लेकिन एरर का मतलब क्या होता है, एरर वो चीज़ होती है जो आपके प्रोग्राम को रोक देगी, जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा। जैसे मानो इस प्रोग्राम में मैं अगर सेमीकोलन, ये वाला सेमीकोलन लगाना भूल जाऊँ और यहाँ से कंपाइल पे क्लिक करूँ तो ये देखो एक एरर और एक वार्निंग आ रही है। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा कीबोर्ड से, वो बता रहा है कि देखिए आपने सेमीकोलन मिस कर दिया है कहीं पर, ठीक है। और अगर आप बिना लगाए फिर से कंपाइल करेंगे तो फिर से एरर बताएगा। मतलब आपके प्रोग्राम को रन नहीं करने देगा, जब तक 0 एरर नहीं होंगे तब तक आप रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप रन करने की कोशिश करेंगे तो दिख रहा है एरर आकर रुक जाएगा। वार्निंग में आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने रोड का एग्जांपल दिया कि रोड पे अगर बोर्ड लगा हुआ है कि आगे रोड टूटी हुई है, मत जाइए, तो वो बोर्ड ये नहीं करता है कि आपको रोक देगा। बात समझ आया। आप उस बोर्ड को तोड़ करके भी जा सकते हैं उस रोड पे, लेकिन आप अपने रिस्क पे जाएंगे फिर, क्लियर। लेकिन अगर वहाँ पे दीवार खड़ा करके बंद कर दिया जाए उसको, तब आप नहीं जा सकते हैं, वो एरर है, ठीक है। तो दिख रहा है मैंने रन भी कर दिया लेकिन रन नहीं करने दे रहा है। तो जब इस एरर को हटा दोगे और अब कंपाइल करोगे, अब 0 एरर्स हो गए, अब रन करोगे तो अब रन करने देगा तुम्हें, ठीक है। देखो रन हो गया प्रोग्राम, लेकिन तुम्हें आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है। हम एक तरीका है, शॉर्टकट की है, जिससे हम आउटपुट देख सकते हैं। Alt और F5 दबाएंगे तो दिख तो जाएगा आउटपुट, ठीक है। लेकिन हमारा आउटपुट रुक क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि रुकने के लिए क्या करना पड़ता है, गेट ch कमांड लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, गेट ch। गेट ch क्या करता है, आपके आउटपुट स्क्रीन को रोक करके रखता है तब तक जब तक आप कोई कीबोर्ड से की ना दबा दें। बात समझ में आया। मतलब जब तक तुम कीबोर्ड से कुछ दबाओगे नहीं तब तक वो आउटपुट स्क्रीन को छोड़ेगा नहीं। जैसे ये कंपाइल हो गया और ये रन हो गया, दिख रहा है। अब मैंने कीबोर्ड से अगर कुछ भी टच कर दिया, कोई भी एक की दबा दी, तो आउटपुट स्क्रीन को छोड़ देगा। मैंने दबा दिया, छोड़ दिया, ठीक है। बिल्कुल करना पड़ेगा। कंपाइल नहीं करोगे, देखो कंपाइल क्यों करना होता है, कंपाइल जब करोगे तो आपका कंपाइलर ये चेक करके बताएगा कि तुमने प्रोग्राम सही लिखा भी है या सब गलत लिखा है। बात समझ में आया। कोई तो होना चाहिए ना, जैसे कि आप क्लास में टीचर कहता है कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग आंसर लिखो, ठीक है। फिर टीचर क्या करता है, आपकी कॉपी लेता है और चेक करता है ना कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। कैसे पता चलेगा कि जो तुमने आंसर लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो वो जो टीचर है वो कंपाइलर है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में वही कंपाइलर काम कर रहा है, वो आपका टीचर है, वो आपको चेक करके बताएगा कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। बात समझ में। सही का मतलब ये है कि अगर आपने प्रोग्राम का लॉजिक गलत कर दिया है तो नहीं चेक कर सकता,
लेकिन आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स का एरर है कि नहीं ये चेक करके बता सकता है। बात समझ में आए? सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि आप सेमीकोलन लगाना भूल गए, आपने कैर की स्पेलिंग गलत लिख दी, आपने प्रिंटफ सही से नहीं लिखा, प्रिंटफ में जो %d लगाते हैं ये नहीं लगाया। बात समझ में आए? ये मतलब होता है। हाँ, ये तो आप लास्ट में लगाओगे ना, क्योंकि आपने यहाँ ओपन किया है ना। ये देखो यहाँ खुला है तो यहाँ बंद करना पड़ेगा। वो कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, स्पेस कहीं भी कर सकते हो, नीचे बस उसके बाद बंद होगा, ये ध्यान रखना है, इसके बाद बंद होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे ऊपर कहीं भी कर सकते हो, ठीक। मतलब ये वाला जो कर्ली ब्रेस लगाओगे वो सबसे लास्ट में लगाओगे, पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद। और गेट ch हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं आउटपुट तुमको दिखा रहा हूँ, देखो आउटपुट में सारा एक साथ आ गया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, CLR SCR लगा के रखना है ताकि हमारी आउटपुट स्क्रीन साफ़ होती रहे हर बार, ठीक है। अब देखो रन करते हैं, थोड़ा फ़र्क दिखाई देगा हल्का सा। कंपाइल हो गया, रन करते हैं। अब पिछला आउटपुट नहीं दिखाई देगा, अब सिर्फ इस बार वाला आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखो दिख रहा है 34, फिर 56.66, फिर ये 9999R करके जो आ रहा है ये गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? तो अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से, कैरेक्टर वाला थोड़ा बाद में देखेंगे। अब एक बार फिर से इसको कंपाइल करते हैं और अब इसको रन करते हैं। दिख रहा है? अब बिल्कुल सही आ रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सब एक ही लाइन में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ %d दिया है यहाँ पर /n लगा देते हैं। /n करता क्या है, लाइन चेंज कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लाइन चेंज कर देगा, सारे आउटपुट अलग अलग आएंगे, तो अब हमको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लगा देते हैं कैर वाला वापस। फिर एक और प्रिंटर लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ डबल कोट्स में हम डाल देते हैं /n पहले लगा देते हैं, इसके बाद %c करते हैं, फिर कॉमा करके ch कर देते हैं। अब दिख रहा है? अब देखो सही दिख रहा है सब, 34, 56.666, क्योंकि फ्लोट लगा रखा है आपने तो 666 करके आ रहा है, ठीक है। और फिर लास्ट में A आ रहा है। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो देखो प्रोग्राम में छोड़ने से मतलब नहीं होता है, आप /n जितनी बार लगाएंगे उतनी लाइन छोड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे इन दोनों के बीच में लाइन ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि एक बार यहाँ भी लगा दिया तुमने, एक बार यहाँ भी लगा दिया है। देखो मैं पिछले वाले आउटपुट पे ले चलता हूँ, ये देखो दिख रहा है 34 और 56.66 के बीच में गैप ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपने 2 बार /n लगा दिया, पिछले वाले में भी और अगले वाले में भी, तो 2 लाइन का स्पेस छोड़ के तब वो आपको आउटपुट दे रहा है। बात समझ आया? हाँ, एक में लगाओ, एक में मत लगाओ, जैसे इसके स्टार्टिंग में मत लगाओ, वहाँ जब पीछे लास्ट में लगा दिया है तो इसको हटा दो यहाँ से। अब यहाँ से कंपाइल करो और यहाँ से क्या करो, रन कर दो। ये देखो, बात समझ आई? ये समझ में आया थोड़ा मोड़ा कि डेटा टाइप्स क्यों यूज़ करते हैं, डेटा टाइप का फ़र्क क्या है, क्या यूज़ करने का मतलब है डेटा टाइप है? क्या चीज़? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिटरल्स का यूज़ था, ये आप लिटरल्स यूज़ करके देख रहे थे, ये वाले, ठीक है। ये सेकेंडरी में आता है, इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये डेटा टाइप्स मैंने जो बता रहा था अभी, डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप्स 2 तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव और
और नॉन प्रिमिटिव। तो ये प्रिमिटिव की बात कर रहे थे अभी हम, ठीक है। हम मिक्स नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मिक्स में कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा, ठीक है। एटसेट्रा और भी होते हैं, वो नॉन प्रिमिटिव में आते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे। जो मैं वो एरे वाला बता रहा था कि एक से ज़्यादा वैल्यू उस कैरेक्टर में दे रहे थे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, ये वाला ब्रैकेट, उसको कहते हैं एरे। और जो अभी ऊपर लिखा हुआ था स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे किसी का नाम देना है आपको, ठीक है, सपोज मेरा नाम है अखंड या तुम्हारा नाम है अभिजीत, तो पूरा नाम देना है तो वो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग में क्या क्या आएगा, ABHIJEE, समझ रहे हो, पूरा नाम हो सकता है, तो वो स्ट्रिंग हो गया। तो एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर का, फिर एक कॉन्सेप्ट है यूनियन का। तो ये सब आगे आएगा सेकेंडरी में, जब हम सेकेंडरी पढ़ना शुरू करेंगे तब। हाँ, किस में? हाँ, एरे में कॉमा कॉमा करने से कोई मतलब नहीं होता है। वो ज़रूरी नहीं कि हम कॉमा करके खुद ही से दें, हम यूज़र से भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने प्रोग्राम अभी तुमको बना के दिखाया है, ये तो मैं खुद वैल्यू दे रहा हूँ, आई के अंदर खुद वैल्यू डाल दिया। अभी हम आगे चल के देखेंगे, जैसे प्रिंटफ आउटपुट देने के लिए होता है, वैसे ही हम एक यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट, उसको स्कैनएफ कहते हैं, ठीक है। तो स्कैनएफ कर देंगे तो यूज़र से इनपुट लेगा। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ एक बार, जैसे मैं ये आई जो बनाया है मैंने, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें यूज़र से इनपुट लूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, हाँ, पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, मेरा भी मानना है, पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, उसको मैं नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा ताकि वो प्रॉब्लम कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे, ठीक है।